स्वागत है आपका जस्टिस इकबाल अहमद अंसारी नई परख के मंच पर एक बार फिर। दिल्ली हाई कोर्ट की न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा ने इस बात पर नाराजगी व्यक्त की है कि सीबीआई ने लोअर कोर्ट के निचली अदालत के फैसले के खिलाफ जो याचिका दायर की थी, उस पे अभी सब लोगों ने, जितने भी अभियुक्त थे उसमें, उन अभियुक्तों ने अपना जवाब नहीं दाखिल किया। 23 में से जहां तक मेरी जानकारी है केवल 16 अभियुक्तों ने अपना जवाब दाखिल किया। और जवाब दाखिल न करने वाले अभियुक्तों की एक खास बात है, उनमें से कम 3 अभियुक्तों की एक खास बात है, जो कि आम आदमी पार्टी के नेता हैं, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और उनके एक साथी। उन्होंने ये कहा है कि वो जानबूझकर जवाब दाखिल नहीं करेंगे, ना उनका वकील पेश होगा, क्योंकि वो उन्हें विश्वास नहीं है, न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा की ऊपर विश्वास नहीं है कि वे उन्हें न्याय दे पाएंगी। चूंकि उन्हें विश्वास नहीं है, इसलिए वो गांधी जी के सत्याग्रह के उसूल पर चलते हुए ना अदालत में पेश होंगे, ना उनका वकील पेश होगा। अब इससे एक खास तरह की परिस्थिति बनती है। लोग इतिहास ढूंढ कर ला रहे हैं, कब महात्मा गांधी ने इस तरह का सत्याग्रह किया था। एक बार अरविंद केजरीवाल भी अपना मुचलका देने से इनकार करके एक मानहानि के मुकदमे में जो गडकरी ने दायर किया था, नितिन गडकरी ने दायर किया था, उसमें जेल भी जा चुके हैं। लेकिन ये मामला उससे बिल्कुल थोड़ा अलग किस्म का मामला है। इसमें अरविंद केजरीवाल ने लंबे अरसे तक अदालत में बहस की कि भाई आप इस मुकदमे से अपने आप को अलग कर लीजिए, क्योंकि आप विचारधारात्मक रूप से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ जुड़ी हुई हैं, आप उनके कार्यक्रमों में जाती आती हैं, और आपने जिस तरह से मेरा मामला सुना था, उससे भी मुझे लग रहा था कि कभी भी आप मुझे सजा कर देंगी एक ऐसे मामले में जिसमें अदालत ने चार्ज फ्रेम करना भी जरूरी नहीं समझा और उसी मुकाम पर उस मामले को खारिज कर दिया। तो जस्टिस अंसारी, आप किस तरह इस पूरे विवाद को देखते हैं? क्योंकि उसमें बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि भाई अगर इस तरह हर आदमी अपने मन का जज में विश्वास व्यक्त करने लगा और ये दावा करने लगा कि उसे ऐसा जज चाहिए जिसके ऊपर उसे विश्वास हो, तो फिर कैसे काम चलेगा? सबसे पहली बात तो यह है दुबे साहब जी। कि ये न्यायपालिका या जस्टिस डिलीवरी सिस्टम का ही फेलियर है कि एक आदमी जो पास्ट में चीफ मिनिस्टर रह चुका था दिल्ली का, वो कोर्ट में खड़े होकर बोलता है कि मेरे केस में आप न्याय नहीं कर पाएंगे। अब दो तीन चीजें जो है वो मुझे बड़े अजीब सी लगती है इस केस में। एक तो ये है कि उन्होंने 3 या 4 इंस्टांसेस दिए हैं जब जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा जो है ये एडवोकेट परिषद है, जो एक बीजेपी का ये एक अंग माना जाता है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संगठन है। जी, उसमें जा चुकी हैं। और उसमें अब तो ये भी सामने आ गया कि उन्होंने ये बोला है कि मैं जब भी इस मंच पर आती हूँ मेरी तरक्की हो जाती है। इसका मतलब ये है कि सिर्फ ये डोरमेंट व्यूअर नहीं थी कि जैसे गए और चले आए। इन्होंने बोला है कि ऐसे तो कई लोग जाते हैं, कई जजेस जाते हैं। जी। हम वो बोल के भाग तो नहीं सकते ना। दूसरा जो उन्होंने बोला है वो ये है कि दिमाग से उतरा। दूसरा उन्होंने ये बोला था ना, एक तो अधिवक्ता परिषद की, अच्छा, इनके जो दोनों बच्चे हैं, इनकी लड़कियां वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पैनल पे हैं और उनको बहुत ज्यादा, जितना उनका प्रैक्टिस नहीं उससे ज्यादा उनको केसेस दिए गए हैं। और वो केसेस देते हैं हमारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और वही इस केस में सरकार की तरफ से एपीआर भी हो रहे हैं, तो देयर इज ए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का भी सवाल आ जाता है।
मुझे एक याद है अपना ही केस, मैं एक सिविल अपील सुन रहा था और उस तो बड़ा सोचने लगा मैं कि कहाँ सुना है मैंने ये बात। जब एपेलेंट के आर्गुमेंट मिडिल में पहुंची तो मैंने रिकॉर्ड उलट के देखा तो मुझे नाम से थोड़ा डाउट हुआ। तो मैंने एक बड़े अच्छे वकील हुआ करते थे हमारे यहाँ गुवाहाटी हाई कोर्ट में, बीके गोस्वामी, विष्णु किंकर गोस्वामी, बहुत ही सज्जन और सिविल साइड के वकील थे। तो मैंने उनको बोला ऐसा लगता है कि मैं ये इस घटना को जानता हूं जिस पर ये केस बेस्ड है। तो उन्होंने मुझे कहा कि ऐसा है कि ये फलाने फलाने हैं। तो मुझे याद आ गया कि जिस शख्स का मुकदमा हम सुन रहे थे वो हमारे मामू मतलब मेटरनल अंकल का फादर इन लॉ था। तो मैंने बोला ये तो मुझे नहीं सुनना चाहिए था और आपने मुझे बताया भी नहीं। उन्होंने बोला ऐसा है कि आपका रेपुटेशन ऐसा है कि हमें मालूम था कि अगर हम नहीं भी बोलेंगे तो आप न्याय ही करेंगे यार, आपको जब पता लग जाएगा आप छोड़ देंगे। हमें बोलते हुए बड़ी शर्मिंदगी हो गई थी। एक ये स्टैंडर्ड हुआ करता था। तो मैंने उसको छोड़ दिया केस को। क्या हुआ उसका भी मुझे मालूम नहीं, जो भी हुआ। एक बार जब मैं नया नया जज बना तो दिल्ली में एक बड़े अच्छे लॉयर थे गुरदयाल सिंह। गुरदयाल सिंह जो है वो सीबीआई के स्टैंडिंग काउंसिल हुआ करते थे अपने जमाने में, बहुत सालों रहे। उन्होंने मुझे फोन किया, जज साहब कैसा महसूस हो रहा है। मैं उनको जानता था एज ए लॉयर। तो मैंने बोला कि मैं बड़ी दुविधा में हूँ, जब से जज बना हूँ ऐसा लगता है मेरा फ्रीडम तो बहुतों का खत्म होता है और मुझे लगता है मैं बहुत डरपोक हो गया। उन्होंने बोला क्या बात है। तो मैंने कहा आज ऐसा ऐसा एक एंटीसिपेटरी बेल आया था जो बिरला के कंपनी के जनरल मैनेजर का था। और उस जमाने में बिरला काफी इन्फ्लुएंशियल माने जाते हैं, जैसे आज के दिन में अडानी या अंबानी। तो मैंने बोला, उसको सुनते हुए मुझे ऐसा लगा कि इस आदमी को बेल मिलना चाहिए। लेकिन जो वकील मेरे सामने खड़ा था उसका रिपुटेशन बड़ा खराब था। तो मैं ये सोचने लगा अंदर ही अंदर कि अगर मैं इसको बेल देता हूँ तो पता नहीं बाहर निकल के ये कितने में इस ऑर्डर को बेचता होगा मेरे नाम पे। तो मैं कुछ डिसाइड नहीं कर पाया और मैंने उसको कल के लिए छोड़ दिया है। तो उन्होंने एक बात बोली जो मुझे दिल को छू गया। उन्होंने बोला, अंसारी साहब कभी भी आपको ये लगे कि एज ए जज जो आपको फैसला करना चाहिए वो फैसला आप नहीं कर पाएंगे तो आप ये कुर्सी छोड़ दीजिएगा, क्योंकि ये कुर्सी आपके लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जो लीडर होके। ये हमारे एग्जाम्पल्स रहे हैं। अब हमारे यही दिल्ली हाई कोर्ट में आपको मालूम होगा शायद, एक जस्टिस आशुतोष कुमार थे पटना हाई कोर्ट से। वो जब जज बने तो उनको दिल्ली ट्रांसफर कर दिया गया। वो इसलिए ट्रांसफर कर दिया गया क्योंकि वो उनके फादर जो एक एमिनेंट लॉयर थे क्रिमिनल साइड में पटना हाई कोर्ट में, और मेरे पास काफी उनका अपीयरेंस भी हुआ था। और जब वो उनका हार्ट अटैक हुआ और फिर उन्होंने कोर्ट में आना बंद कर दिया, तब आशुतोष कुमार को यहाँ से दोबारा रिपेट्रेट करके पटना हाई कोर्ट भेज दिया। अब वो चीफ जस्टिस है गुवाहाटी हाई कोर्ट में। और ऊपर वाले चाह तो शायद हो सकता है किसी दिन सुप्रीम कोर्ट भी आ जाए। तो ये हमारे बैकग्राउंड हैं जो आपके व्यूवर्स को भी जानना चाहिए। एक जज को खुद अंदाजा होना चाहिए कि क्या मैं इंसाफ कर सकूंगा, और दूसरा अगर मैं इंसाफ करता भी हूं तो क्या पब्लिक को ये कॉन्फिडेंस रहेगा कि इसने जो है वाकई में इंसाफ किया है या अपने इसका नजरिया किसी दूसरी तरफ से था। ताकि मैंने अगर अपने मामू का फादर इन लॉ का केस डिसाइड किया तो लोग ये तो नहीं समझेंगे कि मैं
मैंने फैसला इसलिए किया कि मेरी रिश्तेदारी थी। ये आपका अपना कॉल है जो आपको लेना है एज जज। इसी तरह जो आप डरते हैं तो भी ये आपका कॉल है कि आप उस केस को डिसाइड करते हैं कि नहीं करते हैं। जस्टिस अंसारी, एक बात बताइए जिसकी मुझे बहुत जिज्ञासा है आपसे जानने की, कि क्या किसी अभियुक्त को, वो अभियुक्त हो या कोई वादी हो, किसी वादी को ये अधिकार प्राप्त होता है कि वो कह सके कि भाई इस जज में हमें विश्वास नहीं है और इसलिए इस जज को मुकदमा छोड़ देना चाहिए? तो उसके दो पहलू हैं। एक तो ये जज से कह रहा है कि वो मुकदमे से आप अलग कर लें। दूसरे, जब उसमें वो अविश्वास व्यक्त कर रहा है तो क्या जिस सिस्टम के तहत उस जज को मुकदमा सुनने के लिए दिया गया है, वो सिस्टम भी इस बात के ऊपर गौर करेगा कि भाई जब वादी कोई नहीं है, जज इंसाफ करेगा, तो फिर उसको हटा देना चाहिए वहां से? ये दो तरीका होता है जी। आपके किसी चैनल में मैंने देखा है ये पॉलिटिकल पार्टी के स्पोक्स पर्सन बोलते हुए कि हिंदुस्तान में ये कब से होने लगा कि अभियुक्त डिसाइड करेगा कि हमारा केस किस जज के पास जाएगा। मैंने ऑर्डर के बारे में सुना है, जहां तक शायद इस केस में जस्टिस सूर्यकांत शर्मा ने भी इसी टाइप का कुछ आर्गुमेंट दिया है कि इससे ये प्रमाण नहीं होता है कि मैं जो है जस्टिस नहीं दे पाऊंगी। वो तो ये कह रही है कि आप, इनका तो पूरा अरविंद केजरीवाल का रवैया तो पूरी की पूरी न्यायपालिका को ही बदनाम करने का है। ये आर्गुमेंट बहुत टाइम में ऐसे लोग लेते हैं जिनको नहीं लेना चाहिए। अगर आपको याद होगा तो रंजन गोगोई ने जब अपने ऊपर सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन का केस हुआ था और उसको सुनने खुद ही बैठ गए थे, तब उन्होंने भी यही बोला था कि ये जस्टिस डिलीवरी सिस्टम के और इंस्टीट्यूशन ऑफ जुडिशरी के ऊपर में अटैक है। आपके ऊपर में अटैक जुडिशरी पे अटैक नहीं होता है, ये आपका अटैक है जिसको आपको सेटिस्फाई करता है। अब वो बोलते हैं कि अरविंद केजरीवाल जो है ये प्रमाण नहीं कर पाए कि मेरा कोई ऐसा इंटरेस्ट है जिससे मैं इसमें न्याय नहीं दे पाऊंगा। सवाल ये नहीं है कि आप बायस्ड हैं कि नहीं है, सवाल ये है कि आप क्या प्रतीत होते हैं या आपके ऊपर में सोसाइटी को कितना भरोसा है कि आप इस मामले में न्याय दे पाएंगे, ये सवाल है। उसमें जो फैक्ट्स चाहिए थे, जो बोल रहे हैं कि प्रूव नहीं हुआ है, प्रूव तो हो गया। उन्होंने बोल दिया ये केसेस आपको दिए गए हैं, आपके बच्चों को, ये सॉलिसिटर जनरल जो है ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यही जो है जज साहिबा जो है वो 3 बार या 4 बार अधिवक्ता परिषद के कन्वेंशन में गए हुए हैं। ऐसा तो नहीं कि वो अकेली गई हैं, और भी लोग गए हैं उनके ऊपर। एक और बात कही केजरीवाल ने, अब केवल आपका ध्यान उधर, केजरीवाल ने ये कहा कि जब आप हमारे मुकदमे को सुनती थी तो ऐसा लगता था सभी आप हमें सजा कर देंगे। तो उसमें न्यायमूर्ति उसमें यह है कि उन्होंने उनके जो ऑब्जर्वेशंस थे इस केस में, उसके बारे में केजरीवाल ने बोला कि आपने इसको ऐसे डील किया है, आप हमें सजा देने के लिए ऑलरेडी ऑलमोस्ट माइंड आपका मेकअप हो चुका है, और इसीलिए जज को बहुत ज्यादा बोलना नहीं चाहिए कोर्ट में, ताकि उसका माइंड डिफ्लेक्ट होते हुए नजर ना आए। तो ये प्रिंसिपल ये कि जज बेंच हंटिंग जिसको बोलते हैं, बेंच हंटिंग होगा अगर हम निकल जाएंगे तो। आपने अकेले जिम्मेदारी नहीं ली है जुडिशरी को इंडिपेंडेंट और ऑनेस्ट रखने की, सारे जजेस ने यही की ओथ लिया है जो आपने लिया है। अगर आपके ऊपर कोई उंगली उठ रही है तो ये आपका कॉल है, आपको डिसाइड करना है। ये एक्यूजल का केस जो है आपका है कि आप एपीआर करेंगे कि नहीं करेंगे, आप डिसाइड करेंगे कि नहीं करेंगे, ये आपका कॉल है, आपको लेना होगा। और अगर आप नहीं लेते हैं ये बोल के कि ये तो मैं तो बिल्कुल ऑनेस्ट हूँ, फर्क नहीं पड़ता। आपको जब भी एज ए जज कहीं जाना होगा तो आपको जरूर अंदाजा होना चाहिए कि मैं कहाँ पर हूँ और कैसे अपने आप को कंडक्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ।
अगर हमारा कंडक्ट ये जिससे लोगों के भरोसे को ठेस पहुंचता है, हमें ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। अब मैंने जो जस्टिस आशुतोष कुमार का बोला, वो इसलिए कि उनके फादर वहां प्रैक्टिस कर रहे थे और वो यहाँ चले आए। जो उनके फादर थे वो आशुतोष के कोर्ट में जाके प्रैक्टिस कर रहे थे, ऐसा तो नहीं है। क्योंकि यही काफी है कि हम उस हाई कोर्ट में आए जहां हमारे फादर प्रैक्टिस करते हैं, और उनके ही बताने पर मैं ये इस बात पर जोर देना चाहता हूँ, उनको यहाँ को दिल्ली हाई कोर्ट लाया गया, और जब उनके फादर ने कोर्ट जाना छोड़ दिया तो उनको दोबारा पढ़ना है। ये तो जज के ऊपर में, जब आप अपने बच्चों को करेंगे तो ये किसी न किसी केस में तो ये बात उठेगी, और उस टाइम में आप बोलें कि मैं बहुत ऑनेस्ट हूँ, ऐसा नहीं होता। आप प्रतीत भी हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, वो भी तो देखना होगा। पब्लिक परसेप्शन आपके बारे में क्या हो सकता है, ये बड़ा जरूरी है। और ये कि ये नया सिस्टम नहीं, बिल्कुल नहीं, ये नया नहीं है, ये तो अंग्रेजों के जमाने से भी हो रहा है। और उस टाइम में आपको एक चीज बताओ दुबे साहब, उस टाइम का वो तो आज का ओथ बहुत डिफरेंट है जजेस के लिए। उसमें जब ओथ लेते थे, वो जजेस लेते हो, चीफ जस्टिस लेते हो, चीफ मिनिस्टर लेते हो या प्राइम मिनिस्टर लेते हो, उस टाइम में ओथ ये था कि आई विल रिमेन फेथफुल एंड ओ एलिजेंस टू, आप मार्क करिएगा वर्ड, ओ एलिजेंस टू द किंग ऑफ इंग्लैंड एंड एम्परर ऑफ इंडिया, इज हेयर्स एंड सक्सेसर। आप देख रहे हैं, मतलब मेरा इंटरेस्ट ये है कि तुम किंग, हम तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। तब भी जो है लोगों ने, जब भी कभी ऐसा हुआ, बहुत रेयरली, तो लोगों ने अपने आप को रिक्यूज कर दिया। नहीं करते तो ये कन्वेंशन बनता भी नहीं। दूसरा ये है कि ये रिक्यूज जो कर सकते हैं, इसको आप जाके ट्रांसफर के लिए भी एप्लीकेशन कर सकते हैं, जो केजरीवाल कर सकते थे इस केस में, कि इनको इस केस से यहाँ से केस विड्रॉ करके किसी और कोर्ट में दे दिया जाए। ये क्यों नहीं किया अरविंद केजरीवाल ने? ट्रांसफर के लिए अर्जी क्यों नहीं लगाई? दोनों रास्ते उनके पास में खुले हुए थे। एक तो उसमें जो है आपको प्रमाण करना होगा कि ये जज जो है हमारे खिलाफ डिसाइड कर सकता है। इसमें दोनों में डिफरेंस है। उसमें यह है कि वो यहाँ जज क्या सोच रहा है उसका नहीं है, ये पब्लिक या लिटिगेंट क्या सोच रहा है वो है। वादी क्या सोच रहा है ये महत्वपूर्ण है। हाँ, ट्रांसफर के केस में यह है कि उसको प्रमाण करना होगा, उसके पास इतने मटेरियल हैं। तो आज के दिन में तो ये सिचुएशन बन चुका है, और ये बड़े ही अफसोस की बात है। मैं ऐसा समझता हूँ, मैं नहीं बोलता हूँ कि जस्टिस शर्मा को केस छोड़ देना चाहिए था, लेकिन ये बहुत शॉर्ट साइटेड सिचुएशन है जब हम बोल रहे हैं कि हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। आपके ऊपर में है नहीं है वो आप जानते हैं, लोग क्या समझते हैं ये महत्वपूर्ण है। लोग क्या समझते हैं ये है, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं, आप पूरा इंस्टीट्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपके कंडक्ट से अब यहाँ पे बात ये हो रही है कि चूंकि जस्टिस शर्मा ने अपनी टिप्पणी में ये कहा कि ये पूरी जुडिशरी को ही, पूरी न्यायपालिका को ही बदनाम कर रहे थे, तो ऐसी स्थिति में अरविंद केजरीवाल अगर सत्याग्रह करने के नाम पर वहां पर पेश नहीं होते हैं, अपना जवाब दाखिल नहीं करते हैं, उनका वकील भी नहीं जाता है, उनके साथी भी यही करते हैं, तो क्या इन लोगों के खिलाफ वो अवमानना का मुकदमा चला सकती हैं? ये अवमानना का मुकदमा तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो उनका राइट है, वो एक्सेप्ट करें ना करें ये प्रेयर। अब आप बिना सुने हुए अगर उनको डिसीजन ले सकते हैं, लॉ अगर आपको परमिट करता है, क्रिमिनल लॉ में आप बिना सुने हुए नहीं कर सकते, तो इसलिए आपको उनको प्रेजेंस को प्रोक्योर करना होगा, चाहे आप वारंट से करें। सिविल अगर होगा तो आप उसका जो है एक्स पार्टी प्रोसीड कीजिए, उसको छोड़ दीजिए, उनके आए बिना भी आप डिसीजन ले सकते हैं। अब जैसे अरुण मिश्रा का केस था, अगर आपको याद आ जाए, सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने 2 जज के बेंच में एक डिसीजन दिया, ये डिसीजन करेक्ट है या नहीं करेक्ट है, इन कोर्स ऑफ टाइम, उसी टाइम में नहीं, बाद में 3 जजेस के बीच में आ गया, उसमें वो खुद ही बैठे हुए थे। अब उसमें भी यही सवाल आया, उन्होंने बोला नहीं नहीं नहीं,
मैं तो बिल्कुल ऑनेस्टली दूंगा। जो आर्गुमेंट इनका है वही आर्गुमेंट उनका था कि अगर हम ऐसे करेंगे तो जुडिशरी की बदनामी हो जाएगी, अगर हम ऐसे करेंगे तो लोग बेंच हंटिंग करेंगे, वगैरह वगैरह। लेकिन एक अच्छा प्रसिद्ध, आपको एक वाकया सुनाता हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा है वो, बाद में वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने, बॉम्बे हाई कोर्ट से थे। तो उनके पास में एक केस आया जिसमें उनको सडनली रियलाइज हुआ कि मेरी वाइफ का इसमें, या उनका खुद अपने इसमें शेयर होल्डिंग है इस कंपनी में। सुनना चाहिए कि नहीं सुनना चाहिए? फाली नरीमान जो बहुत एक एमिनेंट लॉयर गुजरे हैं सुप्रीम कोर्ट के इंडिया में, और नाम है उनका आज भी, फाली नरीमान उस केस में एपियर नहीं कर रहे थे। गजब की बात ये देखिए, फाली नरीमान उठे, उन्होंने बोला कि ऐसा है कि आप अगर शेयर होल्डर हैं इसके, तो आपको ये केस नहीं लेना चाहिए, और उन्होंने छोड़ दिया। और वो ये बोलते नहीं नहीं नहीं, मैं तो सही में फैसला करूंगा, कोई गलत नहीं करूंगा, वगैरह वगैरह। उससे क्या फर्क पड़ता है? आपके कंडक्ट तो ऐसे होना चाहिए कि लोग समझें कि आप एक जज हैं और आप जज की तरह बिहेव कर रहे हैं। जस्टिस डिलीवरी सिस्टम इज नॉट सो इजी। तो मैं आपको ये बोल रहा था कि नहीं, उस इसमें जज साहब, इसमें एक और तर्क दिया जा रहा है जो जी महत्वपूर्ण है, मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं कि जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा की तरफ से कोशिश की जा रही है कि काफी जल्दी जल्दी वो इस मसले को सुने, जी क्योंकि जो हाई कोर्ट में काम बांटने का तरीका होता है जजों में, उसमें सुप्रीम कोर्ट से वो थोड़ा अलग है। उसमें ये है कि जो अभी गर्मियों की छुट्टियां होंगी तो उससे फिर रोस्टर बदलेगा और उसमें पूरा केस मामला उसके पास से निकल जाए। पूरा उनके हाथ से निकल सकता है। तो वो चाहती हैं कि वो ही सुन लें इस केस को और अब वो जल्दी जल्दी वो उस काम को फैसला वगैरह दे दें। जी। ये सही है। देखिए, एक चीज होता है पार्ट हर्ट। अगर एक जज एक चीज को सुन लेता है और उसके बाद में किसी वजह से एडजॉर्न हो जाता है, तो वो उसमें अगर लिखा हुआ रहेगा तो वो केस उसी जज साहब के पास में जाएगा। रोस्टर चेंज होगा तो भी उसी के पास जाएगा। अभी तक ये सिचुएशन नहीं आया, अभी तो सिर्फ रिक्यूजल एप्लीकेशन सुना गया है। जी जी। और मेरिट पे तो जब उनको स्टे के लिए आया था उसी टाइम में उन्होंने ऑब्जर्वेशन दे दिया कि इसमें जो है उन्होंने फंडामेंटल सी लॉ के नहीं माने जज ने, जो लोअर कोर्ट का जज था। तो हम, मैं आपको दोबारा फिर उसी तरफ खींच के लाऊंगा। जी। ओथ के मामले में उस जमाने में ये ओथ होता था, आज का ओथ है कि आई विल प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। ये तीनों चीजें हमारी हैं, यही कोई इंडियन ही करेगा। प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड। प्रिजर्व आप करेंगे जब उसके ऊपर असॉल्ट होगा कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। डिफेंड आप उसको करेंगे जब भी उसके उसके अगेंस्ट में कुछ किया जाएगा। प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, ये है। जी। ये बड़ा एक बहुत प्लेजेंट चीज नहीं हुई है जो भी हुआ है। अब ये जस्टिस शर्मा को बहुत सोच समझ के आगे कर पर स्टेप लेना चाहिए कि वो क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं, क्योंकि ये जो है तो ये तो इसमें हिस्ट्री में अरविंद चलेगा। केजरीवाल को क्या नुकसान हो सकता है इसमें? आनंद केजरीवाल को नुकसान ये हो सकता है कि अगर वो सच बोल रहे हैं कि हमारे ये इसमें फैसला होगा, क्योंकि ये जज जो है ये इन्फ्लुएंस है उस आइडियोलॉजी के जो जिससे मैं एग्री नहीं करता हूँ, इन दैट इवेंट उनको जो है उसको ऑर्डर जो उनके डिस्चार्ज का हुआ है वो सेटिसाइड हो जाएगा, और फिर उनको दोबारा ट्रायल शुरू होगा, और फिर ट्रायल होगा ही होगा। नहीं, तो इससे एक ये भी तो मामला बनता है, जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने जो कहा कि नहीं, हम बिल्कुल फैसला देंगे और हम इससे मैं बिल्कुल प्रभावित नहीं होती कि मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा के समर्थन में हूँ, हैं? इसमें इससे वो उन्होंने एक तरह से, क्योंकि आने वाले वक्त में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चूंकि एक सत्ताधारी संगठन है और बहुत बड़े पैमाने पर उसकी विचारधारा के मानने वाले लोग न्यायपालिका में, कार्यपालिका में और दूसरे महत्वपूर्ण मुकामों पर बैठे हुए हैं। तो उन सभी की निष्पक्षता के ऊपर संदेह लगाया जा सकता है और मैं ये मानता हूं कि लगाया जाना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में अगर स्वर्णकांता शर्मा ये मान लेती
कि भाई अरविंद केजरीवाल ठीक कह रहे हैं और मुझे इस मुकदमे से अलग हो जाना चाहिए, तो फिर तो एक लंबा सिलसिला शुरू हो जाता, और वो लंबा सिलसिला कहीं तक भी जा सकता है। क्योंकि किसी भी आईएएस अफसर, आईपीएस अफसर, किसी भी जज की अगर जांच पड़ताल की जाए तो उसमें मेरे ख्याल से अच्छी खासी संख्या में ऐसे लोग निकलेंगे जिनके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबंध है। जजों ने खुद स्वीकार भी किया है कि वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए हैं या उससे बचपन से संबंध रखते हैं। तो शायद इसीलिए जिद करके ये किया गया कि नहीं, इस बात को हम नहीं मानेंगे, वरना एक लंबा सिलसिला शुरू हो जाएगा। देखिए, असल में ऐसा है कि ये बात तो सही है। अब हमारे सामने में एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो खुद ही बोलता है कि हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर भरोसा नहीं है, और हम अगर कभी पावर में आए तो इस कॉन्स्टिट्यूशन को बदल देंगे, यहां तक बोला जाता है। अब हम ये बोले कि नहीं, ये प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन को, लगता नहीं है। और इसीलिए वो डॉक्टर मोहन गोपाल जो एक बड़े एमिनेंट प्रोफेसर हैं लॉ के, उन्होंने रिसेंटली बोला है कि कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने के लिए उसकी अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है। आप उसको इस तरह से इंटरप्रेट करना शुरू कर दें कि इसको खोखला कर दें आप, तो भी कॉन्स्टिट्यूशन डिफीट हो जाएगा। जैसे आजकल में शायद सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस किया है हेट स्पीच के अगेंस्ट में जो एप्लीकेशन दिया गया था। अभी मैंने टीवी पे देखा, किसी का इंटरव्यू हो रहा था, तो बहुत ताज्जुब की बात है। आपके सामने इतना कुछ है मटेरियल और आप या तो हिम्मत नहीं कर रहे हैं या आप उस फिलॉसफी के साथ हैं, जो भी है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये एक ये भी मामला चल रहा है कि लिंचिंग के मामले में जो एनएचआरसी है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, उसकी जो खामोशी है लिंचिंग के मामले में, उसके ऊपर भी तो एक मामला चल रहा है। उसमें भी जो बेंच है वो विभाजित हो गई। ये भी सही है। वो जो रोल होना चाहिए था वो अभी तो नहीं है। जैसे अगर जेएस वर्मा का रोल आप देखें जो गुजरात राइट में था, वो तो अभी नहीं हुआ। दिल्ली राइट में ऐसा कुछ नहीं। एक और मसला है, इसकी तरफ मैं आपका ध्यान खींचूंगा, ये जो एसआईआर वाला मामला है, खासतौर से बंगाल वाला एसआईआर वाला मामला, इसके अंदर जो पब्लिक रिप्रेजेंटेशन एक्ट है 1950 का, पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट है, तो साफ लिखा हुआ है, उसके अनुच्छेद क्लॉज 21 अनुच्छेद 21 में साफ लिखा हुआ है कि चुनाव आयोग को मतदाता सूचियों के रिवीजन का अधिकार है। लेकिन अगर रिवीजन समय पर नहीं हो पाता है तो उसे अनिवार्यता जो पहले से जो सूची चली आ रही है उसके ऊपर चुनाव कराना होगा। और इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है, ये मैंडेटरी है, निर्देशात्मक है ये। लेकिन इसके बावजूद भी इस पहलू की तरफ सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, चुनाव आयोग तो ध्यान ने दिया ही नहीं। वहां पे 12,27,15,000 मतदाताओं के बारे में चुनाव आयोग ने ये नहीं कहा कि वो मतदाता नहीं है, उन्हें मतदाता मानने से इनकार नहीं किया। इसका मतलब है कि मतदाता सूची अधूरी रह गई। वो 27,15,000 मतदाताओं के बारे में फैसला नहीं कर पाया, और वो उस सूची अधूरी रहने से इतने मतदाता वोट नहीं डाल पाए दोनों चरणों में मिलाकर। लेकिन फिर भी पुरानी मतदाता सूची की तरफ नहीं लौटा गया, जबकि वो कानून में साफ लिखा हुआ। ये भी बड़ा अनफॉर्चुनेट केस है एसआईआर का कि इसको सुप्रीम कोर्ट खुद डील कर रहा है, और उसमें जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खुद है, फ्यूचर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसमें है, और उसके बावजूद जब 27 लाख वोटर्स का नाम कटने की बात आती है तो शायद मैंने सुना है, मैंने हकीकत में नहीं जानता कि बेंच से ये बोला गया कि ठीक है एक बार नहीं देंगे तो क्या हो जाएगा। ये तो नहीं, ये तो बहुत ही बचकाना ऑब्जर्वेशन। जयमाला बागची ने बोला। अच्छा, तो मुझे बड़ी ये ऐसा तो नहीं है आप वोट ना दे तो क्या होगा। जब कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें राइट दिया है वोट देने का, तो आप हमको तभी एक्सक्लूड कर सकते हैं जब लीगली करें। ऐसे तो जोर जबरदस्ती आप नहीं कर सकते ना।
90 लाख कोई छोटी मोटा नंबर नहीं है। इसमें तो कई देशों का पॉपुलेशन है यूरोप का। सही बात। इतने आदमी आपने डिफ्रेंचाइज कर दिए कि इन लोग वोट नहीं दे पाएंगे। अब उसके बाद जो इलेक्शन रिजल्ट होगा, चाहे जिसके फेवर में भी हो, बड़ा मुश्किल है उसको बोलने का कि ये रिप्रेजेंटेटिव है। सही बात है, सही बात। तो इसका तो मतलब ये हुआ जज साहब कि जो हमारी अदालतें हैं, जब हम सरकार से किसी बात पर नाखुश होते थे या सरकार किसी बात पे हमें आपत्ति होती थी, जब हमें लगता था कि हमारे साथ नाइंसाफी की जा रही है, तो हम अदालत में जाते थे जी। ये सोच के कि यहाँ हमारे साथ इंसाफ होगा। हम कहते भी थे कि चलो अपने जिस आदमी से हमारा झगड़ा हो रहा है उससे कहते हैं हम तुम्हें कोर्ट में देखेंगे। तो क्यों इसमें मतलब ये कोर्ट में क्या देखेंगे? नहीं, तो अब आज की स्थिति तो ये है कि अगर हम किसी सरकार के किसी निजी तौर पर दो व्यक्तियों के बीच में विवाद है, वो तो अलग तरीके से देखा जाता है। लेकिन अगर सरकार जब एक वादी है, सरकार एक फरीक है उसके अंदर, तो अगर सरकार के खिलाफ हम अदालत में जाते हैं तो हमें सरकार के खिलाफ सरकार के खिलाफ ठीक से जज सुनेगा और फैसला देगा सारे पहलुओं को नाप तोल के, और इससे प्रभावित नहीं होगा कि इसमें फरीक जो है वो सरकार है। ये बात तो बहुत कमजोर हो गई ना फिर। सही बात है, बहुत कमजोर हो गई, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल को, इफ ही इज एन इंडियन सिटीजन, ही इज राइट टू वोट। और इलेक्शन कमीशन का ये ड्यूटी है, क्योंकि पावर के साथ ड्यूटी अटैच होता है। ये ड्यूटी है कि वो एक फ्री एंड फ्रैंक इलेक्शन करवाएं, जिसमें जो है प्योरिटी ऑफ इलेक्शन के लिए जरूरी है कि इलेक्टोरल रोल हो। अब उसमें जो है आप बोलते हैं कि ये घुसपैठिए हैं या इन्फिल्ट्रेटर्स हैं। अगर आप बोलते हैं कि यहाँ इन्फिल्ट्रेटर्स हैं, तो कहाँ हैं, कितने हैं, आपको कैसे पता लगा कि इन्फिल्ट्रेटर हैं? कोई तो बेसिस होगा ना। आपको इतना बड़ा एक्सरसाइज करने के लिए, जब तकरीबन आप 1 करोड़ लोगों को आप बोलते हैं कि आप वोट ही नहीं दे सकते, इतना बड़ा, जब आप 27 लाख वोटरों को तो उन्होंने इन्फिल्ट्रेटर भी नहीं कहा, ये भी वो नहीं तो कहा था, कि ये नाजायज नहीं वोटर नहीं, है, कुछ भी नहीं वो कहा तो उसके नहीं बारे बोला, में। वो तो नहीं बोला, और बोल भी नहीं सकते, क्योंकि उनकी प्रक्रिया अभी तक खत्म नहीं हुई। खत्म नहीं हुई। इसका मतलब है कि मतदाता सूची समय से नहीं बना पाए वो, तो कानून के मुताबिक पुरानी मतदाता सूची से चुनाव कराना चाहिए था। बनाना चाहिए, हाँ, लेकिन बिल्कुल सही है। इसकी तरफ मतलब चुनाव आयोग ने ध्यान न देकर गलती की, जो भी उसका कारण हो, लेकिन नहीं, अदालत को नहीं, ध्यान देना चाहिए। ध्यान नहीं होगा ऐसा लगता नहीं। नहीं, अच्छा मान लीजिए जानबूझ कुछ भी हो, लेकिन अदालत को तो इस तरफ ध्यान देना चाहिए था ना। अदालत कैसे चूक सकती है इस बात से, और देश की सर्वोच्च अदालत। देखिए, ये है, मुझे समझ में नहीं आया, ये सिस्टम का फेलियर है कि एक चीज जो है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आज तकरीबन उसको सुप्रीम कोर्ट निभा रहा है। अगर सुप्रीम कोर्ट बीच में नहीं होता तो एक रिवोल्ट हो जाता वेस्ट बंगाल में। जब आप इतने लोगों का, 1 करोड़ लोगों का नाम काटेंगे, ये इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व है। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट को सोचना चाहिए ना, कि जब हमारा इन्वॉल्वमेंट उसमें आ गया, तो अब जो है लोग खामोश तो नहीं रहेंगे, लेकिन बोल भी नहीं पा रहे हैं, तो कितना रिजेंटमेंट होगा जी लोगों में, जी। और कितना परसेप्शन गलत होगा जब सुप्रीम कोर्ट इतने बड़े लोगों के नंबर के लोगों को बोलता है कि हम आपके साथ नहीं हैं। अगर हैं तो हमें राइट टू वोट दीजिए, नहीं है तो मतलब हम तो आपके लिए आउटसाइडर ही हो गए ना। जी। आज इलेक्शन कमीशन बोल सकता है कि 27 लाख के अलावा जो भी थे वो वो इंडियन नहीं है। तो अभी भी नहीं बोल, इस 27 लाख के ऊपर में, जैसे आपने बोला, उसके बारे में भी नहीं बोल सकता कि ये इंडियन नहीं है। तो अगर ये आपको याद होगा, स्थिति बहुत अफसोसनाक है, और मेरे ख्याल से हम लोग अपनी चर्चा के आखिरी दौर में पहुंच गए हैं। जी, और मैं, अगर आप इजाजत दें, तो मैं नई परख के दर्शकों के लिए बहुत सूत्र रूप में कुछ बातें कह देना चाहता हूं, ताकि पूरी चर्चा कानूनी चर्चा है। तो आप जस्टिस इकबाल अंसारी के साथ जो चर्चा हुई, उसकी मुख्य बात उसकी ये है कि अदालतें
जिस तरीके से एक ज़माने में काम करती थीं, जज जिस तरीके से शपथ लेते थे, तब से और अब में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर आ गया है। और अब स्थिति ये है कि जो फैसले आते हैं, वो फैसले ऐसे होते हैं जिनके ऊपर लोगों को भरोसा नहीं होता, और जजेस जो हैं वो उनसे कहा जाता है उन्हीं के मुंह पर कि आप हमें आपसे इंसाफ की उम्मीद नहीं है, और उसके कारण बताए जाते हैं। उसके बावजूद भी जज अपने आप को मुकदमे से अलग करने के लिए तैयार नहीं है। और अब फिर गांधी जी के नाम को लेकर जो फरीक है, जो वादी हैं, वो अनशन की मुद्रा में हैं। और इस तरह से न्यायपालिका और इंसाफ और सामान्य व्यक्ति, चाहे भले ही वो पूर्व मुख्यमंत्री हो, अगर पूर्व मुख्यमंत्री कहता है कि उसे इंसाफ नहीं मिलेगा और फिर भी उसकी बात नहीं सुनी जाती, तो एक साधारण व्यक्ति जब ये कहेगा कि उसे इंसाफ नहीं मिलेगा, तब फिर उसकी बात कैसे सुनी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद जस्टिस सही। अंसारी। ये एक ऐसा मसला है जिसके ऊपर हमें लगता है कि हमें फिर से दोबारा चर्चा करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी देखना होगा कि ये मुकदमा किस तरफ जाता है और इसके अंदर अदालत की तरफ से क्या फैसला आता है। बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। और बताइए क्या हाल है? बढ़िया। ये कितने देर का